नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी की वोट चोरी एक मुहिम ऐसी छेड़ी हुई थी, उसकी तो इनकी नाक के नीचे बैठे हुए पवन खेड़ा ने ही चिंदियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी। दो जगह उनके वोट पाए गए हैं, दो जगह उनके मतदाता पहचान पत्र, उनके नंबर भी जारी कर दिए गए और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव के भी 2 वोटर आईडी कार्ड सार्वजनिक हुए थे। उसके बाद ढूंढ ढांड करके ये लोग विजय सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी कार्ड लेकर के आए कि साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी हैं। तो अगर तेजस्वी यादव के भी 2 हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में उप मुख्यमंत्री के भी 2 मतदाता पहचान पत्र हैं और अगर राहुल गांधी के मीडिया सेल में बैठने वाले उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा के भी 2 आईडी कार्ड हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे मतदाता हैं जिनके 2-2 जगह वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। जब वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो उन्होंने पहली जगह के अपने वोटर कार्ड रद्द नहीं कराए, वहां से अपने मतदाता सूची से नाम नहीं हटवाया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें कई बार समय लग जाता है। चलिए ठीक है, तो अगर ये जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए एक विशेष अभियान चलाता है चुनाव आयोग, जिसमें जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके भी नाम हटाए जाते हैं, घर घर जाकर के पता करके जो 2 जगहों पर जिनके मतदाता पहचान पत्र हैं उनके नाम भी हटाए जाते हैं। इसके अलावा जो अपने गांव से, अपने घर कस्बे से, शहर से कहीं दूसरे राज्य में चले गए या दूसरे जिले में जाकर के रोजगार करने लगे, तो उन और वहां जाकर के उन्होंने नया अपना पहचान पत्र बनवा लिया, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया, तो पुरानी जगह का क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? ये जो एसआईआर है, इसका जम करके विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी और उनकी प्रवक्ताओं की पूरी फौज और इनका आईटी सेल। इन्होंने मार बवाल काट रखा है। तो ये जो पवन खेड़ा का केस सामने आया है, क्या इसने राहुल गांधी की मुहिम को ही एक तरीके से ध्वस्त नहीं कर दिया है और ये साबित नहीं हो गया है कि चुनाव आयोग की जो मुहिम है बिल्कुल राइट पथ पर है, सही उसने जो है रास्ता पकड़ा हुआ है और ये जानबूझ करके उसको डिरेल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? मुद्दे कुछ और भी हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी। वैसे तो जब तक सोनिया गांधी इस देश की नागरिक भी नहीं बनी थी, उससे पहले ही उनका भी वोटर आईडी कार्ड बन गया था। तो ये राहुल गांधी को शायद पता नहीं होगा जब वो एसआईआर का विरोध कर रहे थे, या जब पता लगा तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी कोई गलती नहीं सुधारी और उनकी मुहिम में कोई गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला हो, ऐसा भी नहीं है। वो तो अब और नए जोश खरोश के साथ कहते हैं कि 6-6 साल के बच्चे आकर के मेरे कान में कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये तो मजा ले रहे हैं इस तरह की मुहिम का और इनका मजा किरकिरा खराब कर दिया पवन खेड़ा ने। वो तो जाहिर हो गया कि उनके 2 जगह वोटर आईडी कार्ड हैं। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? उन्होंने कुछ किया आज तक जो आज कुछ करेंगे? वो क्या किया उन्होंने अपने पिछले वो पिछले 20 साल से पार्लियामेंट में हैं। 2004 में आए थे, 5वीं बार एमपी बने हैं। क्या किया उन्होंने जो आपको ये उम्मीद क्यों हो गई कि वो कुछ करेंगे? और वैसे गलती आपकी है, आपने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें उनसे लगा रखी हैं
कि राहुल गांधी गलती कर रहे हैं, राहुल गांधी को ये पता नहीं है। अरे उन्हें कुछ पता करने की ज़रूरत है। जो उनके साथ जिहादी और वामपंथी जो टीम रहती है कम्युनिस्टों की, जो कागज़ वो पकड़ा देती है, वो बोल देते हैं। अब उनको ये भी नहीं मालूम है कि हाइड्रोजन बम का अभी दुनिया में कहीं उसका परीक्षण नहीं हुआ है, उसका टेस्ट नहीं हुआ है। आज से 5-6 साल पहले बोले थे कि पार्लियामेंट में भूकंप आएगा, संसद में। अ, औ और भूकंप कहाँ आया? पुराना भवन खड़ा है, नया भवन बन के तैयार हो गया। 2 साल हो गए, कोई भूकंप नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि मैं न्यूक्लियर बम फोड़ूँगा। कहाँ फोड़ा भाई? आपको स्थान याद है? भारत सरकार ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है और दोनों बार राजस्थान के पोखरण जिले में किया है। इन्होंने कहाँ पे किया? अब वो हाइड्रोजन बम ले आए। तो राहुल गांधी की कोई ओर न छोर, ना कोई तर्क, ना तथ्य, ना कोई युक्ति, ना प्रमाण, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। और उनको मालूम है कि भाई मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर, मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर, मेरे दादी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर, मेरे परिवार का नौकर 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, मेरा जन्म प्राइम मिनिस्टर के घर में हुआ। मैं जो हूँ जब छोटा था तो अपना हैप्पी बर्थडे मैं जो है एयर इंडिया के जहाज में मनाता था। उनके पापा थे राजीव गांधी, तो वो अपना हैप्पी न्यू ईयर भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में मनाते थे, इंडियन नेवी के शिप में। तो ये उनका जीवन रहा है। उनको क्या चिंता है? जिस परिवार में कभी जो है किसी ने कोई नौकरी ना की हो और सब जो है 5 स्टार जीवन जीते हैं, हजारों करोड़ रुपए साल में खर्च करते हैं, दुनिया घूमते हैं, क्या कमी है उनके पास? तो आप उनसे ये उम्मीद क्यों करते हैं कि उन्हें कुछ पता होगा, उनमें कोई दायित्व बोध होगा, उनमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति कोई सम्मान होगा, उनको लोकतांत्रिक परंपराओं का कुछ ज्ञान होगा? ये अपेक्षा आप करते हैं, गलती आपकी है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझसे कोई तमीज़ की, ढंग की बात जो है आप मुझसे उम्मीद करिए। वो जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतनी हिकारत से, इतनी घृणा से और इतने अपमानजनक तरीके से जब वो बात करते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी भारतवासियों के लिए, बाकी भारत देश के लिए उनके मन में क्या सम्मान होगा, क्या राय होगी उनकी? मोदी कहता है, मोदी जाता है और सुन मोदी, मोदी सरेंडर, इतनी अपमानजनक भाषा वो बोलते हैं। और स्टेट क्राफ्ट, राजनीति, चाणक्य नीति ये साफ बताती है, जो 2000 साल से ज्यादा पुरानी है, यदि कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक विरोधी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दे, समझ लो कि वो युद्ध हार गया। तो आप राहुल ये गांधी कहना हाल ही में चाह लड़ाई रहे लड़ हैं, रहे हैं। वीरेंद्र उनके जी, पास कोई रणनीति आप नहीं ये है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को इतनी बेसिक सी समझ नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की तो उसका नाम इंदिरा गांधी है। अगर नहीं, किसी उनको ने समझ की जरूरत बावन ही नहीं है। अगर किसी ने 80 बार इस देश में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया तो वो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी और इनकी सरकारें हैं। और अगर किसी का नागरिकता से पहले वोटर आईडी कार्ड बना तो वो इनकी माताजी सोनिया गांधी हैं। इनको बेसिक सी इतनी पता नहीं है। नहीं, नहीं, उनको पता करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नाम पर इस देश के ऊपर एक एक जमींदार की तरह हुकूमत की है। कानून तो वो होता है जो वो चाहते हैं। कानून वो होता है जो उन्होंने बनाया था। उन्होंने जो है 1975 में उनकी दादी ने 42वें संशोधन के जरिए उन्होंने नया संविधान रच दिया। आर्टिकल 370 जो बिना संविधान सभा या बिना संसद के कानून बन गया, संविधान का हिस्सा बन गया, जो कभी संविधान सभा में डिस्कस नहीं हुआ, जो कभी लोकसभा में कभी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, और वो सन 52 से लेके 2019 तक भारतीय संविधान का हिस्सा बना रहा। और उस आर्टिकल 370 के तहत बिना किसी संसद के में कोई बिल लाए, बिना संसद में कोई प्रस्ताव लाए, भारत के संविधान के 91 आर्टिकल्स में संशोधन किया गया, जो केवल कश्मीर में लागू थे। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकतंत्र का पता नहीं है। अरे लोकतंत्र वो होता है जो वो चाहते हैं, जो उनकी मम्मी चाहती हैं, जो उनके पापा चाहते थे, जो उनकी दादी चाहती थी, और जो उनके पापा के नाना चाहते थे। लोकतंत्र वो होता है। लोकतंत्र वो नहीं होता है कि जो संविधान में लिखा हुआ है।
लोकतंत्र वो नहीं होता है जो जो संविधान के तहत संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जो संसद के दोनों सदनों से जो कानून पारित होता है, या उन कानूनों के आधार पर जो भी लिटिगेशन होता है, जो भी मुकदमे होते हैं, जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्था देती है, उसको देश का कानून माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी के लिए वो कानून नहीं है। उनके लिए वो लोकतंत्र नहीं है। उनके लिए लोकतंत्र वो है जो वो चाहते हैं। जैसे पूरी दुनिया ये मान रही है, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में जो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर था, उसको रीसेट कर दिया, उसको रीडिफाइन कर दिया। पूरा अमेरिका, पूरा वेस्ट आज भौचक्का है कि एकाएक जो है इंडिया एक मिलिट्री पावर के रूप में उभर गया। हम सो रहे थे, हमको मालूम नहीं चला। ये आज जो ट्रम्प जो नाटक कर रहे हैं 50% टैरिफ का, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह केवल ये है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दुनिया में किसी की मदद के बगैर, जिस तरीके से अमेरिका, चाइना, टर्की के हथियारों को कबाड़ में बदल दिया, ध्वस्त कर दिया। चाइना का जो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो नूर खान एयरबेस में जो है कोई कमाल नहीं दिखा पाया। जिस तरीके से जैफराबाद में का जो है जो एयरबेस था, जहां पे 5 F-16 खड़े थे हैंगर में, और जहां 35 से 40 के बीच में अमेरिकन टेक्नीशियंस वहां पे जो उसकी रिपेयर यूनिट में थे, वो सारे मारे गए। और आज अमेरिका ये उनको ओन करने की स्थिति में नहीं है। पूरे अमेरिका को मालूम है, अमेरिका का पेंटागन, जो उनका डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो बहुत बड़ा है। तो ये जो उनकी फजीयत हुई है, इसके चलते जो है आज आज अमेरिका परेशान है। और उसके लिए क्या कह रहे हैं आपके राहुल गांधी? ट्रंप ने कहा, ए मोदी सरेंडर कर, और उसके बाद और उसके पहले वो क्या बोल चुके थे? नरेंद्र माने सरेंडर। दुनिया में पूरी दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, हमारे नेता विपक्ष के ऊपर, कि कोई व्यक्ति अपनी ईर्ष्या में, और अपने शत्रु भाव में, और अपनी दुश्मनी में अपने देश का इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को ही केवल गाली नहीं दे रहा है, बल्कि भारतीय सेनाओं को, भारतीय और इंडियन एयरफोर्स का अपमान कर रहा है। और पूरे दुनिया में आप अगर जो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल्स के जो स्टेटमेंट्स आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका कहना है पूरे दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर एयरफोर्स के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। भारत ने इतना सटीक, इतना कैलिब्रेटेड, इतना वेल प्लान ऑपरेशन किया है, और इतना लो कॉस्ट ऑपरेशन किया है कि 48 घंटे में तस्वीर बदल दी। और आज की तारीख में भी पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है। तो उसके बारे में राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, वो भारतीय सेना को गाली दे रहे हैं, वो भारतीय वायुसेना को गाली दे रहे हैं। और आपको याद एक होगा, जब एक और एक बात जोड़ दूं, जब जी 2016 में जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, तब कांग्रेस के एमपी ने कहा था कि भारतीय वायुसेना का चीफ खून की दलाली करता है। एक तो और ये सब तो एक बोल और चुके हैं वो लोग। एक और घटना की तरफ मैं ध्यान दिलाता हूं साहब। ये हम्म 39वां संशोधन क्या था संविधान का? आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी 10 अगस्त 1975 को 39वां संशोधन लेके आई थी, और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को भारतीय न्यायालयों की जांच से परे कर दिया था। हम्म यानी कोई जांच नहीं हो सकती, कोई हाँ। मुकदमा भी कायम नहीं हो सकता, उनको नहीं हटाया जा सकता। ये संविधान की आत्मा को कुचलने का काम इंदिरा गांधी ने किया था, और केवल हम्म अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश पर हाँ इमरजेंसी थोप दी थी। इसके विपरीत हाँ जिन हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये हमेशा कोसते रहते हैं, वो अभी जो संशोधन लेकर के आए हैं, उसमें 130वां, प्रधानमंत्री को भी रखा है। यही तो उसमें गलती की है मोदी प्रधानमंत्री जी को ने। भी रखा है। मोदी जी ने ये नहीं माना कि मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हूं,
मैं कोई जो हूँ मैं कोई राजा नहीं हूँ जो मैं भगवान द्वारा धरती पे भेजा गया हूँ। मैं भी सामान्य व्यक्ति हूँ जैसे देश के नागरिक हैं। लेकिन वो तो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, वो तो विशिष्ट नागरिक हैं। और आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जब केरल में चुनाव था, तो वो धोती पहन के मंदिर में जा रहे थे, जिस धोती को केरल में मुंडू कहा जाता है। तो वो तो विशिष्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो अपने परिवार के लोगों को, वो अपने परिवार के नौकरों को जज बनवा सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवा सकते हैं। आज जो लोग इलेक्शन कमीशन पे ये इतना जो वितंडा खड़ा कर रहे हैं, आर.के. त्रिवेदी यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे। यहाँ से रिटायर हुए और वो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए इंदिरा गांधी की सरकार में। इलेक्शन कमिश्नर पद से हटे तो गुजरात के गवर्नर बन गए। सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह की सरकार में एमएस गिल वो इलेक्शन कमिश्नर बने। जब रिटायर हुए तो वो कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर हो गए। उसके बाद वो खेल मंत्री बन गए और वहां पे और फिर वो कॉमनवेल्थ घोटाला उस जमाने में हुआ था, उसमें उनका नाम पता नहीं आया कि नहीं आया। ऐसे कम से कम 8-10 उदाहरण हैं कि और जो टीएन शेषन, जिनको बहुत बड़ा ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर माना जाता है, वो अहमदाबाद से लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं लोकसभा का, कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में। ये इतिहास रहा है। तो इन्होंने अगर नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल को समेटती हुई तमामों किताबें हैं, उनको अगर कोई पढ़ ले तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि नेहरू से लेके राजीव गांधी के समय तक इस देश को उन्होंने एक अपनी निजी जागीर की तरह चलाया है। और वही हाल मनमोहन सिंह के समय हुआ है। इतना लूटा गया है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है। और ये अपने आप में मैं तो चमत्कार मानता हूँ कि ये देश उसको सर्वाइव कर गया, झेल गया। और लोगों को आज याद नहीं होगा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अगर आपने लोन लिया 1000 करोड़ रुपए का, आपने डिफॉल्ट किया, मालूम पड़ा कि आप दिल्ली गए, आपने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया, जो लोन आपको 10 साल में रीपे करना था, उसका रीपेमेंट पीरियड जो है 20 साल हो गया और उसको नाम दिया गया कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग नाम दिया गया। अभी भी कोई नेट में सर्च कर ले, बहुत मिल जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने पूना में एक कॉन्फ्रेंस की सारे सरकारी बैंकों के पीएसयूज की। उसको शायद नाम दिया गया था इंद्रधनुष। और एक बात पीएम ने कही थी, अब फोन बैंकिंग नहीं होगी। दिल्ली से कोई आदेश नहीं जाएगा कि किसको लोन देना है और किससे लोन की रिकवरी रोकनी है। और ये नरेंद्र मोदी हैं, जिनके समय ये आज से करीब 6-7 साल हो गए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का कानून आया था। अब सरकार से मतलब ही नहीं है। अगर आपने जो है 3 किस्त आपकी डिफॉल्ट हुई, तो बैंक आपके केस को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट कर देगा। और जब वो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, तब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अब बोरोवर जो है टेंशन में रहेगा और बैंक का मैनेजर चैन से सोएगा। और जैसे ही वो बिल पास हुआ अप्रैल में, ये लागू हुआ अप्रैल 18 या 19 में, 10 लाख करोड़ रुपया 2 महीने में जमा हो गया था। लोगों ने, सारे बड़े-बड़े बोरोवर से लाइन लगा के पैसा जमा किया था। ये गलती थी नरेंद्र मोदी की कि भैया जो लोग सरकार का पैसा लिए बैठे हैं, वो अपना ऐश करें और बस जो है जो देश का राज परिवार है उस तक नजराना पहुंचाते रहें। और आप अब जरा ये याद बताइए, करिए, पिछले 10 सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितने झूठे आरोप लगाए गए हैं। बैंक को बेच दिया, लोन माफ कर दिया, अडानी का कर्जा माफ कर दिया। अरे बेसिक सेंस ये है कि भारत सरकार का कर्जा माफ करने में कोई रोल नहीं है। कर्जा अगर माफ होगा तो सरकार को माफ किए गई राशि का अपने बजट में प्रोविजन करना होगा और उतना पैसा बैंक को देना होगा, उसको माफी कहते हैं। और भारत सरकार ने ऐसा कर्जा केवल माफ किया है किसानों का, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो वो सरकार ने पैसा बजट से उन बैंकों को दिया है। लेकिन किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन का मामला
भारत सरकार के पास नहीं आता, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाता है। जी। ये बताइए साहब, ये पवन खेड़ा को नोटिस इशू किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, 8 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। क्या लगता है आपको, जवाब देंगे ये, या अपने नेता के पद चिन्हों पर चलेंगे? वो कहेंगे कि आपने नोटिस हमको क्यों दिया, अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं दिया? आपने नोटिस जो है बीजेपी के वो 10 नेताओं की सूची ले आएंगे, आपने उनको क्यों नहीं दिया? एक अंग्रेजी में शब्द है व्हाट अबाउटरी। आपने कहा हम चोर हैं, तो हम कहेंगे कि वो आपके बगल में बैठा आपका साबित चोर है। अरे भाई, पहले ये तय हो हम क्या हैं, उसके बाद तय होगा। दो बात एक साथ तो होंगी नहीं। तो कांग्रेस की ये जो है एक सोची समझी और टेस्टेड स्ट्रेटजी है कि कोई मामला आपके ऊपर आए जवाबदेही का, कोई प्रश्न आपके ऊपर उठे, तुरंत अपने विरोधी के ऊपर 4 सवाल दाग दो कि तुम भी तो चोर हो। ये है, तो और इसको बोलते हैं व्हाट अबाउटरी। तो ये कांग्रेस केवल केवल व्हाट अबाउटरी करेगी और इसमें भी नया विवाद खड़ा करने की कोशिश करेगी। और बल्कि इसमें जो है कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलेगी कि साहब देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के बारे में गंदी-गंदी बातें कहेंगे, जो कि जो उसकी मर्यादा के अनुरूप नहीं होंगी। तो इलेक्शन कमीशन की साख को न ये इस मौके का पूरा प्रयोग इलेक्शन कमीशन की साख के ऊपर, इलेक्शन कमीशन का जो सम्मान है, उसको और कम करने के लिए भरपूर उपयोग करेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे और ये कहेंगे कि हमको इसलिए फंसाया जा रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन की जो सो कॉल्ड फर्जी जो इर्रेगुलरिटीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और ये बात नहीं बताएंगे कि 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जारी किया था। 28 जुलाई को मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था। कल तक सुप्रीम कोर्ट में शायद 7 या 8 सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरिम आदेश नहीं दिया है चुनाव आयोग के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम में कहीं कोई रोक नहीं डाली है और उनका काम चल रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मान लिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जो इनकी मांग थी अपोजिशन की कि आधार कार्ड को माना जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उसके बावजूद ये इतने अनाप शनाप आधारहीन आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। और जबकि चुनाव आयोग केवल वही काम कर रहा है जो भारत के संविधान के आर्टिकल 324, 326 में जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, वो उन्हीं का प्रयोग कर रहा है के आधार पे जो उसको शक्तियां मिली हैं, उसी के आधार पे वो काम कर रहा है। चुनाव आयोग को शक्तियां आरपी एक्ट से भी मिलती हैं, लेकिन जो जो उसका बुनियादी ढांचा है, उसकी पूरी जो आधार संविधान में मौजूद है। तो वो एक अब जरा संवैधानिक संस्था है। अब जरा एक चौंकाने वाली खबर दर्शकों को दे दें। कल तक राहुल गांधी के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर पसीना बहा रहे और अपना पेट खुजा रहे तेजस्वी यादव आज अपने सिंगापुर से आए भांजे के साथ पटना की चमचमाती हुई सड़क और लाइट्स के बीच डांस करते हुए दिखाई दिए। और ये सड़क किसी और ने नहीं साहब, नरेंद्र मोदी सरकार ने ही बनवाई है। और जो चकाचौंध है वो भी सब नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश सरकार का ही कहना चाहिए कि प्रयास है। तो वहां रील बनवा रहे थे अपने भांजे के साथ तेजस्वी यादव। तो बड़े हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, बड़े मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं साहब। लोग तो कह रहे हैं कि इस पूरी यात्रा में जिन तेजस्वी यादव ने भीड़ जुटाई, जिन तेजस्वी यादव ने माहौल बनाया और जिनका वाकई थोड़ा बहुत जनाधार है, जिन राहुल गांधी का जनाधार ही नहीं है, वो तो यात्रा के समय गाड़ी में आगे की तरफ दिखाई दे रहे थे और तेजस्वी यादव पीछे की तरफ दिखाई दे रहे थे। अगर कोई लूजर है तो वो तेजस्वी ही है। लीडर के तौर पर भी राहुल गांधी ने उनको अभी तक मान्यता नहीं दी, ये भी नहीं कहा कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो फिर किस खुशी में ये डांस कर रहे हैं?
ये इसी में डांस कर रहे हैं कि राहुल गांधी चाहे कुछ भी करें, जो हमारी डोमिनेंट पोजीशन है बिहार में, उसका लाभ उनको मिलेगा। लेकिन आप बिहार में किसी से बात कर लीजिए, ये जो यात्रा निकली है बिहार में, इसमें तेजस्वी को कुछ नहीं मिला है। थोड़ा बहुत और कांग्रेस को केवल ये हासिल हुआ है कि कांग्रेस की सीटों के बंटवारे के मामले में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर पहले से बेहतर हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बेहतर होगी तो उसका नुकसान किसको होगा? आरजेडी को होगा। और कांग्रेस के पास कुछ भी अपना जनाधार नहीं है, कोई अपना काडर नहीं है। कांग्रेस को जो भी सीटें मिलेंगी, एक मिले चाहे 20 मिले या 30 मिले, वो सारी की सारी वो वोट जो है आरजेडी आरजेडी का होगा, और वो काडर आरजेडी का होगा, वो फायदा कांग्रेस को होगा। वरना ये जो वोट अधिकार यात्रा है, इससे क्या मिला आरजेडी को? तो इसलिए और ये डांस किस लिए कर रहे हैं, ये तो शायद यही बेहतर बताएंगे। लेकिन मुझे तो कोई आधार नजर नहीं आता कि ये जो है ये किस बात का ये जो जश्न मनाया जा रहा है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। एक ये पीटर नवारो नवारो एक नया जोकर है जो आजकल क्या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में है, उनके आर्थिक सलाहकार बताए जाते हैं। उनका नया बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि मिस्टर मोदी को पुतिन और सी जिनपिंग के साथ देखना बड़ा शर्मनाक है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो एक महान नेता हैं। लेकिन एक ये अभय प्रताप सिंह है, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया इनका ट्वीट करते हुए कि पीटर नरवानो, मौलाना आसिम मुनीर के साथ ट्रंप की जो वीडियो आपने देखी होगी या मुलाकात देखी होगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके अलावा साहब ये बताइए कि जब सी जिनपिंग को 1 डेढ़ घंटा फोन करें डोनाल्ड ट्रंप तो ठीक है, अगर पुतिन को अलास्का में बुलाए उनसे मुलाकात करें तो भी ठीक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सी जिनपिंग से मिलते हैं, बायलैटरल टॉक्स करते हैं और पुतिन से करते हैं, तो वो बड़ा खराब है। ये क्या देखिए, परिभाषा हुई? अमेरिका का इतिहास लोगों को नहीं मालूम है। ये भारत से लूटे गए पैसे से ही ब्रिटेन ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देशों को बनाया था। और यहाँ पे सारी जो बहुमत आबादी है, वो सब एंग्लो सैक्सन व्हाइट्स की है। यानी जो एंग्लिकन चर्च के लोग हैं, यानी कैथोलिक से अलग हैं। कैथोलिक चर्च का मुख्यालय वेटिकन में है, यानी इटली के बगल में 50 हेक्टेयर का छोटा सा देश है। तो ये लोग समझते हैं कि हम देश के राजा हैं, हम दुनिया के राजा हैं, दुनिया हम चलाते हैं। हम जितना चाहे क्रूड ऑयल अमेरिका जो रूस से ले, अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदे, अमेरिका रूस से जो आपका स्नो कटर जो शिप्स हैं वो खरीदे, वो जो चाहे ले, जो उनकी जरूरत हो वो लें। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अगर बेयर मिनिमम भी अगर क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं, तो हम अमेरिका बहादुर से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि अब ये नहीं चलेगा। ये अब आपकी हेजिमोनी, ये आपका प्रभुत्ववादी राज अब नहीं चलेगा। दुनिया यूनिपोलर नहीं है, दुनिया मल्टीपोलर है। और भारत का जो सामरिक हित होगा, जहां भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था के, हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा, हम वही करेंगे। हम आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। हम लैटिन अमेरिका देश नहीं है जहां पे आपने अनाज की खेती को बंद करा दिया और वहां पे आप प्लांटेशन करवाते हैं, कॉफी बो, तुम गन्ना बो और गेहूं हमसे खरीदो। तो वही वो जो है बर्बादी भारत में करना चाहते हैं कि साहब अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अब आप हमारे लिए खोलिए, अपना डेयरी सेक्टर हमारे लिए खोलिए। आपकी गाय जो है मांसाहारी फीड आप उनको देते हैं, वो वाला दूध हमको नहीं चाहिए। तो और
तो जो उनकी जो उनकी ज़मींदारी चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, और खासकर से 15 अगस्त 1971 से, जब से डॉलर रिजर्व करेंसी बना है, और जब से और पूरी दुनिया कमाती है, लोगों को जानकारी नहीं होगी, केवल डॉलर के रिजर्व करेंसी होने की वजह से अमेरिका को बिना कुछ किए जो कमीशन के से जो आमदनी होती है साल में, वो $3 ट्रिलियन की होती है। अगर अगर इंडिया जो है लाहौर को अगर पाकिस्तान को प्याज भेजता है, तो पाकिस्तान को उसका पेमेंट डॉलर में करना होगा। लेकिन पाकिस्तान वही अगर पेमेंट हमको इंडियन रूपी में करे, तो उसको सस्ता पड़ेगा। तो ये जो आप ये जो बार-बार आप कहते हो कि इंडिया से हमारा डेफ़िसिट है, अरे आपकी 150 कंपनियाँ इंडिया में बिज़नेस कर रही हैं, साल में अरबों डॉलर कमा के भेजती हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला, केंटकी फ्राइड चिकन, और आपका ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, और ये फ्लिपकार्ट, ये तो मैंने 7-8 नाम लिए हैं। आपकी कम से कम 1000 कंपनियाँ इंडिया में काम कर रही हैं। तो तो अब जब हिसाब बराबर होगा, चाइना जो है रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, उस पे आप नहीं बोलेंगे। क्यों? चाइना के से जो इंपोर्ट अमेरिका करता है, उसके बगैर उनकी इकोनॉमी चल नहीं सकती। आज अगर चाइना अपना एक्सपोर्ट अमेरिका को रोक दे, तो अमेरिका में सिविल वॉर हो जाएगी। तो चाइना से आप नहीं बोलेंगे। आपको लगता है हम बड़े कमज़ोर हैं, तो आप हमको दबा लेंगे। तो आप दबा के देख लीजिए, क्या कर लिया आपने? आपने 1 महीने से जो है, और कल उनके जो कौन है उनका, कार्ल बेसेंट का जो उनका ट्रेज़री सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि देर-सवेर हम लोगों के संबंध और बातचीत के बाद सब ठीक ही हो जाएगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीरेन जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार। नमस्कार।